दिसंबर 2022 से म्यूचुअल फंड एनएफओ का बाजार काफी गर्म रहा और ये गर्माहट पिछले एक महीने तक बरकरार रही। हालांकि पिछले एक महीने में देखा गया कि इसमें कुछ सुस्ती आई थी, लेकिन अब फिर इसमें गर्माहट देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक एनएफओ की जो एबीएसएल ने लॉन्च किया हुआ है। एबीएसएल मीन्स आदित्य बिरला सन लाइफ, और उस एनएफओ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, और इसको आम बोलचाल की भाषा में एबीएसएल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड भी कहते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। एबीएसएल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड एक थीमेटिक फंड है जो ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम में आता है, और ये 27 अक्टूबर 2023 को ओपन हो रहा है और 10 नवंबर 2023 को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। और इन्होंने मिनिमम टारगेट जो रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अमाउंट का, एसेट्स का, वो 10 करोड़ रुपए है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि कम से कम 10 करोड़ रुपए यदि इनके सब्सक्राइब होते हैं ये एनएफओ को कंटिन्यू करेंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं होते हैं 10 करोड़ विद इन एनएफओ पीरियड तो ये पैसे वापस कर देंगे उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने इसमें सब्सक्राइब किया होगा। और वो टाइम जो पीरियड होगा वो विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द एनएफओ होगा। और यदि इस पीरियड में वो रिफंड नहीं करते हैं तो उनको 15% पेनल्टी के साथ उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और यदि ये सब्सक्राइब हो जाता है 10 करोड़ या उससे अधिक तो जो यूनिट्स का अलॉटमेंट होगा दैट वुड बी विद इन 5 वर्किंग डेज एनएफओ क्लोजर से। मतलब यदि उनके पूरे हो गए तो अलॉटमेंट करेंगे यूनिट्स 5 दिनों के अंदर, 5 वर्किंग डेज, और यदि मिनिमम टारगेट पूरे नहीं हुए तो 5 दिनों के अंदर पैसे वापस कर देंगे। और 5 दिन तक यदि पैसे वापस नहीं करते हैं तो उनको 15% का पेनल्टी इनको पे करना पड़ेगा। और ये एनएफओ क्लोजर के बाद उसके नेक्स्ट विद इन 5 डेज ये फिर रीओपन होगा फॉर फर्दर परचेज एंड रीपरचेज। इनका पहला जो एनएवी डिक्लेरेशन होगा वो विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। यूनिट जब अलॉट होंगी उसके 5 दिनों के अंदर पहला एनएवी डिक्लेयर होगा बाय 11 PM, 11 बजे रात तक उनको पहला एनएवी डिक्लेयर करना पड़ेगा यूनिट्स के अलॉटमेंट के 5 दिनों के अंदर। और इनके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम कैंप्स भी कहते हैं। और इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स है। जैसा कि आप जानते हैं और आगे चर्चा भी करेंगे कि निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स में केवल 30 स्टॉक्स ही इंक्लूडेड हैं। वो हमेशा वो चेंज होते रहते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली, और इसके बारे में आगे चर्चा और करते हैं। इनका एंट्री लोड नील है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अब एंट्री लोड नहीं लगता है। एग्जिट लोड यदि रिडेम्पशन आप यूनिट्स के अलॉटमेंट या परचेज के 365 दिन के बाद करेंगे तो एग्जिट लोड भी नील होगा। लेकिन यदि 365 दिन के अंदर आप रिडीम करेंगे तो 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज पे करना पड़ेगा। इनका लमसम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है। अब 500 रुपए के बाद 1 रुपए के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एडिशनल परचेस करेंगे तो उसमें भी आपको 500 रुपए कम से कम करने पड़ेंगे, और उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में और अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर विद इन 10 डेज करेंगे, आइदर मंथली और हाफ ईयरली। इसका मतलब पोर्टफोलियो में जो चेंज लाएंगे विद इन ए मंथ और हाफ ईयर, उसके सक्सेसिंग मंथ और सक्सेसिंग हाफ ईयर के 10 तारीख के अंदर ये डिस्क्लोज करेंगे कि इन्होंने पोर्टफोलियो में क्या चेंज लाया। और इनमें 2 ऑप्शन है प्लान में, डायरेक्ट और रेगुलर। इसके बारे में यदि आपको जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ऑप्शन में ग्रोथ और IDCW है। IDCW मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल फ्रॉम। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, और यदि इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और पोर्टफोलियो टर्नओवर इनका काफी अधिक रहने की उम्मीद है। इट इज ओनली बिकॉज ये डेली बेसिस पे हो सब्सक्राइब करेंगे और सेल करेंगे, सो इसकी संभावना है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर इनका काफी अधिक होगा। और यदि हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो फ्रीक्वेंसी इसमें 2 है, मंथली और वीकली। दोनों ही केस में मिनिमम अमाउंट जो एसआईपी इंस्टॉलमेंट का होगा वो
500 रुपये होगा और 500 रुपये इंस्टॉलमेंट होगा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम से कम 6 होंगे और स्टॉक सिलेक्शंस में ये बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे। इसका मतलब जो भी आइडेंटिफाई इंडस्ट्री है उसके कंपनी के स्टॉक्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और सब्सक्राइबर। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांजैक्शन चार्ज की कि यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होगा। ट्रांजैक्शन चार्ज तभी लगेंगे यदि आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू वैलिड ARN होल्डर। ARN मींस MFI रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आप रफ भाषा में कह सकते हैं जो आपका एडवाइजर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास वैलिड ARN होता है, यदि उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको चार्जेस लगेंगे। इसका सीधा साधा मतलब यदि आप रेगुलर प्लान में के थ्रू करेंगे तो आपको एंट्री लोड या ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे, यदि डायरेक्ट में करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहां बातें कर रहा हूं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए पर्सन हु हैड वैलिड ARN नंबर, उस केस में कहते हैं कि या तो लमसम या SIP यदि 10,000 से कम करना है तो आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी आपका एजेंट आपके पास आता होगा वो जरूर कहता है कि कम से कम 10,000 इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये 10,000 या उससे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी उनको कमीशन मिलेगा, अदरवाइज लेस देन 10,000 में कमीशन कुछ नहीं मिलता है। और यहां जो हमने SIP का भी 10,000 बोला है, SIP का कमिटमेंट अमाउंट होता है, मतलब जितने इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और एक इंस्टॉलमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि 10,000 से नीचे होता है तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं, और 10,000 से ऊपर होता है तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे लमसम में भी और SIP में भी। और कहते हैं इन दोनों ही केस में आइदर लमसम और SIP यदि 10,000 या मोर है तो यदि आप नए इन्वेस्टर मतलब जो 43 AMC आज के दिन में हैं उसमें से किसी म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टर नहीं है, आपको ट्रीट किया जाएगा कि आप नए इन्वेस्टर हैं। उस केस में 150 रुपए चार्ज किए जाएंगे आपके। और यदि आप पुराने इन्वेस्टर हैं, मतलब किसी और दूसरे AMC में या इसी HDFC में आपका इन्वेस्टमेंट पहले से है, आप ओल्ड माने जाएंगे और आपको 100 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे। दूसरी बात है यदि आपने SIP किया है और 10,000 या उससे अधिक का कमिटमेंट चार्ज है, ये चार्जेस जो हैं 3-4 इंस्टॉलमेंट में लिए जाएंगे, लेकिन यदि लमसम है तो आपके चार्जेस वन शॉट में ही लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपने 15,000 रुपए आपने लमसम से इन्वेस्ट किए और आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आपको 100 रुपए लगेंगे ट्रांजेक्शन चार्ज, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 14,900 का होगा और 100 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या आपके जो एजेंट्स हैं उसको पे कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। इसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग predominantly in equity and equity related securities under the transportation and logistics theme। इसका सीधा साधा मतलब ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में उस कंपनी में करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम पर बेस्ड होंगे। और ये कहते हैं कि ये एक्सटेंट क्या होगा, ये एक्सटेंट होगा 80 to 100%। 80 to 100% ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करेंगे उस कंपनी के जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम वाली कंपनी हो। और 0 से 20% ये कई चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कुछ ऐसे इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जो अदर देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम कंपनी हो, मतलब 80 से 100% तो करेंगे उसी कंपनी में जो रिलेटेड हो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम से, और 0 से 20% हो सकता है कि ये भी इक्विटी में करें लेकिन उस कंपनी में नहीं जो कि बेस्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम पे। और हो सकता है कि वो 0 से 20% डेट सिक्योरिटीज में भी करें, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी करें एंड फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन 80 to 100% उनको ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है फॉर क्रिएटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। और अब बातें चूंकि आई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम की, तो कहते हैं कि वो कौन सी कंपनी को मानी जाएगी कि ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। तो कहते हैं कि एज पर द कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन नोटिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, NSE या BSE के नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है उसके हिसाब से ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां कही जाएंगी कंपनी रिलेटेड विद द ऑटोमेटिव, कंपनी रिलेटेड विद द शिपिंग एंड पोर्ट्स, कंपनी रिलेटेड विद द एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस एंड कंपनी रिलेटेड विद द
रेलवेज, ये सारी कंपनियां कहेंगी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, और लॉजिस्टिक कंपनी कही जाएंगी ई कॉमर्स, रोड, रेल, एयर कार्गो, सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इन इंडिया, और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो जनाब देख लें, इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इन इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह टारगेट रखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर जो हिंदुस्तान में होंगे वो इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर्स होंगे, इलेक्ट्रिक कार एंड टू व्हीलर्स होंगे बाय 2030। आई अगेन रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक यहां जो भी इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर चलेंगी उसमें 30% इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होंगी। नंबर 2, बात करते हैं एयरपोर्ट की। 2022 में टोटल एक्टिव एयरपोर्ट हिंदुस्तान में 131 हैं, जबकि इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक ये एयरपोर्ट, एक्टिव एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा के 220 कर दी जाएगी। और रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड एलोकेट किया है कि बाय 2030 तक जो है 54 लाख करोड़ इसके अपग्रेडेशन के लिए यूज किया जाएगा। जनाब 54 लाख करोड़, 54 लाख करोड़, इट्स ए बिग अमाउंट। इससे ये पता चलता है हमें कि ऑटोमेटिव में, एयरपोर्ट में, रेलवे में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हिंदुस्तान में। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हिंदुस्तान का जो कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इन स्मॉल टाउन एंड रूरल एरियाज, और इसके कारण जो रोड फ्रेट है वो 64% बढ़ जाती है। चैलेंज है। इसका मतलब ये जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली इन स्मॉल टाउन एंड रूरल एरियाज। हालांकि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसी बात के लिए बनाई है कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है इसको कम किया जाए, ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। हालांकि कुछ ट्रेंड्स देखते हैं हम। हिंदुस्तान में करीब 72 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स हैं। जनाब 72 करोड़, मोर देन 50% के आसपास जो है इंटरनेट यूजर्स हिंदुस्तान में हैं, और उसमें से 50% जो है वो बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से। और जो ये दिखाता है, जो इंडिकेट करता है कि हिंदुस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का क्या ट्रेंड है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 72 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, उसमें से 50% बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से। ये शो करता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंडियंस कितनी आगे हैं या क्या ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। पहले फंड मैनेजर हैं धवल जोशी, इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, और यहां ज्वाइन करने के पहले 5 साल ये सुंदरम म्यूचुअल फंड में ये रह चुके थे। ये MBA फाइनेंस है, MCOM है, BCOM है। दूसरा जो फंड मैनेजर है वो है धवल गाला, इनको 9 साल का एक्सपीरियंस है, और इनकी डिग्री है PGDBM फाइनेंस में किए हुए हैं, और BMS हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में जो एग्जीक्यूटिव फंड है उसके बारे में। तो इसमें कुल आज के दिन में 4 फंड हैं जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में है। सबसे पहला है ICIC जो 5/10/2022 को लॉन्च हुआ था। दूसरा है बंधन जो कि 25/10/2022 को लॉन्च हुआ था, और तीसरा है UTI जो 1 अगस्त 2005 को लॉन्च हुआ था, और चौथा है HDFC जो 17 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ है। यदि इन चारों फंड को ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि ICIC और बंधन ये 1 साल से अधिक पुराने फंड हैं। HDFC अभी 3 महीने पुराना फंड है, और एक UTI ही एक ऐसा फंड है जो 10 साल से अधिक पुराना है। यदि इसके ट्रेलिंग रिटर्न की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि ICIC जो 1 साल पुराना है, इसका 6 महीने का ट्रेलिंग रिटर्न 21.01% है, 1 ईयर का 23.9% है। बंधन इनका भी 1 साल करीब हुआ है, इनका 6 महीने का ट्रेलिंग रिटर्न 18.87 और 1 ईयर का 22.57% है। और UTI जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, इनका 6 महीने का 17.72, 1 ईयर का 16.65 और 10 ईयर्स का 17.96। और HDFC अभी काफी नया फंड है, इनका ट्रेलिंग रिटर्न 6 महीने का भी नहीं हुआ, चूंकि इसके 6 महीने पूरे नहीं हुए इसलिए इनका कोई ट्रेलिंग रिटर्न नहीं है। अब बात करेंगे कि इस NFO में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमसे कॉशन की बातें करते हैं। तो इसमें यह ध्यान देने की बातें हैं कि इस NFO में या इस सेक्टर में
उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास मॉडरेट अमाउंट टू इन्वेस्ट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। मतलब जिसके पास मॉडरेट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जस्ट टू डाइवर्सिफाई, इसको ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में डाल सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिसके पास पैसे कम इन्वेस्ट करने के लिए उनको इस एनएफओ और इस सेक्टर से अवॉइड करना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज थीमेटिक सेक्टर जो है काफी वोलेटाइल होता है। नंबर 2, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है हु आर नॉट यूज्ड फॉर अप्स एंड डाउन, क्योंकि मैंने बताया कि सेक्टरल फंड में काफी अप्स एंड डाउन, काफी फ्रिक्वेंटली अप्स एंड डाउन होते हैं। सो इट इज नॉट मींट फॉर दोज इन्वेस्टर जो इसके अभ्यस्त नहीं है अप्स एंड डाउन्स के। और सबसे बेहतर, यदि आपको इसके बावजूद आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, तो आप देखें कि एग्जिस्टिंग फंड कौन से हैं, उसमें कौन से फंड अच्छे हैं जिसका कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। बिकॉज एनएफओ इज द न्यू फंड ऑफर। ये सस्ता कभी नहीं होता। लोग समझते हैं कि एनएफओ 10 रुपए के यूनिट्स मिल रहे, इट इज चीप, इट इज नॉट ए चीप। और इसकी तुलना आप पुराने एनएफओ से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप घोड़े की तुलना गधे से नहीं कर सकते हैं। और इसलिए एनएफओ में कहा जाता है कि आप तभी इन्वेस्ट करें जब उसमें कोई नए फीचर्स हों। तो इस सेक्टर्स में कुछ चैलेंजेस हैं, और यदि आपको इस चैलेंजेस के बावजूद आपको करना है तो इट इज बेटर टू गो फॉर एग्जिस्टिंग फंड्स, उसके अच्छे फंड शॉर्टलिस्ट कर लें। और यदि शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ध्यान देना है, यदि फंड को शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने तो ध्यान देना है कि नॉट गो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, रादर यू गो फॉर एसआईपी। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये डिसीजन लेना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इंडिविजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है सो मेनी फैक्टर्स लाइक उनका इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है, एंड मेनी मोर। इसलिए यहां भी निर्णय आपको खुद लेना होगा।